बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साबक मशीर हुकूमत सीनियर तजियाकार मुर्तज़ा दुरानी और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो एक्शन कमेटी के कायदीन हैं, इनकी गिरफ़्तारी और छापों के ख़िलाफ़ जो शदीद रद्द-ए-अमल आया आज़ाद कश्मीर के बर से, और डोडियाल में एक नाखुशगवार वाक़ा भी हुआ। पुलिस और जो मुज़ाहिरीन हैं, इनके दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एसी समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये जो लेटेस्ट जो सूरत-हाल डेवलप हुई, इसके बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसने 11 मई की जो मुज़फ़्फ़राबाद चलो लॉन्ग मार्च और जो असम्बली घेराव की कॉल को कल पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में तब्दील कर दिया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अना की वजह से आज़ाद कश्मीर में जो इस टाइम एक इश्ताल की कैफियत पाई जा रही है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर पुरअमन आज़ाद कश्मीर है, उसको एक इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि जो आज़ाद एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलानात कर रहे हैं कि हाँ कि जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, ये हर शहरी का बुनियादी हक़ है। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पूरे आज़ाद कश्मीर में दफ़ा 140 नाफज करके एहतजाज, हर तरह के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी और एक्शन कमेटी को रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी हैं। फिर आज जो पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग हैं, 9 मई 2023 का जो वाक़ा हुआ, उसको यूम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। और आज के दिन आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके कारकुनों ने इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पर रैलियाँ निकाली हैं, मुजाहरे भी हुए हैं। इस पर हम 2 हमारे पास मौज़ूआत हैं। तो आगाज़ करते हैं जो आज जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसने 11 मई की जो हड़ताल को कल पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शट डाउन हड़ताल में तब्दील कर दिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर और अंजुमन ताजरान के जो मरकज़ी सदर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, हम इनका आपको ये ऐलान आपको दिखाते हैं कि मीर साहब क्या ऐलान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुज़फ़्फ़राबाद व मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी डोडियाल के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात जो हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से आज किए गए हैं, उस हवाले से जो कॉल हमने 11 मई की दी हुई थी, उसको रिवर्स करते हुए 10 मई की कॉल पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर अनाउंस करने जा रहा हूँ। और कल पूरा आज़ाद कश्मीर, मेरी मुराद आज रात 12 बजे से पूरा आज़ाद कश्मीर बिलखसूस मुज़फ़्फ़राबाद मुकम्मल पहिया जाम और मुकम्मल शटर डाउन होगा। तमाम अहलियान कश्मीर से मेरी ये अपील होगी कि अपने हक़ की खातर बाहर निकलें। अगर आज आप बाहर ना निकले, फिर आपकी देर हो जाएगी और कभी भी आप अपना हक़ हासिल नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, ये थे शौकत नवाज़ मीर। आपने सुना कि इन्होंने ऐलान किया कि अब कल पूरे आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन होगा और पहिया जाम होगा। इनके इस अपील के बाद मुख्तलिफ जो अंजुमन ताजरान हैं, मुख्तलिफ अज़ला के अंजुमन ताजरान हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो कल मुकम्मल शटर डाउन करेंगे। जनाब दुरानी साहब, एक तो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में आज अफसोसनाक दिन है कि एक तरफ जो पाकिस्तान के अवाम 9 मई को जो 2023 का जो एक अफसोसनाक साने हुआ, और आज पूरी पाकिस्तान के कौम यूम स्याह जो मना रही है, इसको सरकारी सतह पर आज जहाँ बनाया गया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीब से खिताब किया। आज के दिन आज़ाद कश्मीर में एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ जो डोडियाल में, कि वहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं और जो पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए और बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो ये जो हुकूमत हम यानी 3-4 दिनों से हम बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत जानबूझकर हालात को ख़राबी की तरफ ले जा रही है, और जो आपने भी 2 दिन पहले कहा था, वो तमाम तफसाद और ख़दशात आज सारे दुरुस्त साबित हुए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहरे हैं और इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इसको किस ये तनाज़र में देख रहे हैं सारी सूरत को? देखें राय साहब, मैंने तो आपको पहले भी वार्न किया और लोगों को भी बताया कि ये सारी जो एक प्लानिंग के तहत पिछले 1 साल से ऐसा माहौल बनाया गया रियासत के अंदर कि, बल्कि इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि 1 साल में तो वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक साहब आए, इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए, उन्होंने अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से, आप देखें कल परसों के वज़ीर-ए-आज़म की अपनी गुफ्तगू सुन लें कि उनका जो
رویہ تھا وہ بالکل اس طرح تھا جس طرح وہ ایک منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، شاید وہ کوئی سمجھ لیں آمر ہے، وہ اپنے آپ کو ایک آمریت کا شخصیت کی وہ طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن میں اس میں ایک بات بتاؤں کہ پچھلے 5-7 سالوں سے آزاد کشمیر میں یہ ایسے افسروں کو تعینات کیا جاتا ہے جس میں چیف سیکرٹری، آئی جی اور کچھ اداروں کے افسران ہوتے ہیں جو آزاد کشمیر میں حالات کو پرامن کرنے میں، آزاد کشمیر میں نارملائز سچویشن کو رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ ان اداروں کے بیچ میں ایسے غیر سمجھدار لوگ آگے، ایسے لوگ آگے جن کی وجہ سے ان اداروں پر عوام کا جن کو احساسیت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا احساس اب عوام کو ان اداروں پر اعتماد ہی نہیں رہا۔ یہ لاسٹ فورس ہوتی تھی جب آپ کے مذاکرات حکمرانوں سے، وزراء سے، وزیر اعظم سے ناکام ہو جاتے تھے تو پھر خفیہ اداروں کے لوگ آ کے ان کو نارملائز کنٹرول کرتے، کیونکہ ان کو تو آپ نے فرنٹ پہ نہیں لانا ہوتا۔ لیکن اب وہ بھی ننگے ہو گئے، وہ بالکل بے نقاب ہو گئے، اور ان کی بھی کسی نے بات سن لی۔ میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتا ہوں کہ کل ایک فیصلہ ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ آج ایک پریس کانفرنس کریں اور اس ساری صورتحال پر آپ اپنی اتحادی جماعتوں کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ بالکل صاف انکار کر دیا کہ میں اس وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بالکل شیک ہینڈ تک نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ غلام قادر صاحب جو مسلم لیگ نواز کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھیں حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان اداروں کے لوگوں کو بھی اب اتنی سبکی ہو رہی ہے کہ وہ ان کو بھی نہیں مینج کر پا رہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کروا دیں۔ اور اب وفاق پاکستان کو کیا خطرہ ہو گیا، ہم آپ کو پہلے ہی بتاتے رہے کہ جب آپ کے ادارے کمزور ہو جائیں گے، جب آپ کی ریاستی مشینری کمزور ہو جائے گی، آپ کی انتظامیہ کمزور ہو جائے گی، آپ کی پولیس ناکام ہو جائے گی، پھر آپ کو ایف سی بلانی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں آج ایک اے سی کے ڈڈیال کی غلطی کی وجہ سے، اے سی کی غلطی تھی بالکل، اس نے ایک عام شہری کو تھپڑ مارا۔ اب ڈڈیال ایک ایسا علاقہ ہے جو اس کے جتنے زیادہ جو 90% لوگ ہیں وہ یو کے میں بستے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کا تعلق جو ہے وہ باثر وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی برطانیہ کے ساتھ۔ یہ اب ایشو جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈڈیال تک محدود رہے گا؟ یہ تو اب برطانوی پارلیمنٹ سے، وہاں کے کونسلر سے، وہاں کے جو ان کے جو جتنی جو لوکل جو ان کے میئر ہیں وہ سارے اٹھائیں گے۔ آپ نے آزاد کشمیر کو ایک تخت مشق بنا دیا۔ اچھا درانی صاحب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، بار بار کہا کہ پرامن احتجاج شہریوں کا کر ہم کسی کو روکیں گے نہیں، تو آج انہوں نے رات کو پورے آزاد کشمیر میں دفعہ 140 نافذ کر کے 44 نافذ کر کے تو اس پہ جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی، یعنی خود روک دیا لوگوں کو ہم کسی صورت کسی کو مظفر آباد داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ضلع میں نہیں، پہلی بات اگر وہ اتنے پرامن احتجاج وہ کر رہے تھے اور آپ نے ان کو اشتعال دلانے کے لیے پہلے تو ایف سی بلا لی، اور وہ بھی چائنیز کی سیکیورٹی کے نام پہ نے ایف سی بلائی۔ ایف سی بلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک میسج جائے کہ آپ نے اس احتجاج میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے پر بڑی سختی سے جو ہے نا آپ کو نپٹا جائے گا آپ کے ساتھ، اور آپ کے اوپر یہ جو ہے نا طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے گرفتاریاں جو یہ پتہ نہیں کون ان کو مشورے دے رہا ہے کہ اب دیکھیں وہ جو 10-12 لوگ گرفتار بھی ہو گئے تو عوام کو آپ نے روک لیا کیا؟ لوگ سڑکوں پہ نہیں آیا، سمانی میں کیا ہوا، کوٹلی میں کیا ہوا، ادھر جو ہے ڈڈیال میں کیا ہوا، پورے آزاد کشمیر میں اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لیڈر لیس تحریک بانی گی۔ اور میں آپ کو پرسوں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں جن کا کردار آپ نے ختم کر دیا پچھلے کئی سالوں سے، اور ایک سال سے زیادہ جو پچھلے ایک سال میں زیادہ یہ ہوا کہ ایک سال میں آپ نے سیاسی جماعتوں کو جو علاقے پاکستان کی دائی تھی، جو علاقے پاکستان کا نعرہ لگاتی تھی، ان کو آپ نے کمزور کیا اور اس نظریے کو مضبوط کیا، اس کو تقویت دی جو اینٹی پاکستان ہے، جو اس قوتوں کو آپ نے ایک خلا جو پیدا کیا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو سائیڈ لائن کر کے، وہ ویکیوم کو جو فل کیا وہ ایکشن کمیٹی والے آگے، بیشمار لوگ آگے، سول سوسائٹی آگے کے علاوہ بھی آج آئی جی آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے راہ کے پیڈ ایجنٹ پکڑ لیے ہیں کچھ۔ اب آپ کتنے پیڈ ایجنٹ پکڑیں گے، آپ کتنا ملبہ راہ پہ ڈالیں گے؟ ہزاروں لوگ جب اپنی ناکامیوں کو ان کے کھاتے میں ڈالیں، ملبہ آپ راہ پہ نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ریاستی اداروں میں اور اسپیشلی میں سمجھ رہا ہوں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو ادارے ہیں یہاں پہ نوٹس لیں آزاد کشمیر کو۔ اگر تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مقبوضہ کشمیر کی طرح آزاد کشمیر کو اس سے بھی ہم دستبردار ہو رہے ہیں، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، چلیں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، بعد میں آپ کو خود ہی ایک بہانہ مل جائے کہ ہمیں آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ابھی تک تو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے زیادہ پاکستانی ہیں۔
उन पर आपको कोई शक नहीं किया जा सकता। अपने हकूक की बात तो कराची में भी लोग कर रहे हैं, बलोचिस्तान में कर रहे हैं, पेशावर में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो सारे तो वो राह के एजेंट नहीं है। इजाज़ भाई साहब, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ कि एक तो हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ और जो हुकूमत ने इकदाम किए और हुकूमती इकदाम के जवाब में जो एक्शन कमेटियों ने किए और जो उसके बाद जितनी अंजुमन ताजरान हैं, जितनी भी उसका ज़रा है, तो ज़रा थोड़ा सा अपडेट करें कि आज क्या हुआ आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया कफील साहब। मैं समझता हूँ जी कि वो जिस कच्चे का अलार्म मैं पिछले इन प्रोग्रामों में इतने अरसे से करते आ रहे हैं, वो बिल्कुल हमें तो खैर ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर में पुरअमन हालात रहेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ने जो पे दर पे इक़दाम किए उससे हालात लग रहा था कि गैर समझीदगी का मुज़ाहरा किया जा रहे हैं। तो रात को जो उन्होंने एमरजेंसी लगाई, पीसी भेजकर और एफसी बुलाकर आज़ाद कश्मीर में इश्तिहाल की कैफियत तो पहले पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो जो वज़ीर आज़म ने खुद तस्लीम किया था कि लोग पुरअमन एहतियाज करें लेकिन लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद दाखिल नहीं होने देंगे, तो वो आपने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने का पाबंदी लगाई, दफ़ा 144 लगा, तो उस पर लोगों ने और फिर ज़ाहिर है रात को गिरफ्तारियां शुरू कर दी, 144 लगाकर आज़ाद कश्मीर भर में आप गिरफ्तारियाँ और टेस्ट केस के तौर पर इन्होंने आज़ाद कश्मीर में पुंछ में किसी को हाथ नहीं डाला या फिर बेपरडीन में भी जिली हेडक्वार्टर में हाथ नहीं डाला। इन्होंने दूर दराज इलाकों में चेक करने के समानी में डाला, नक्याल में डाला, सहसा में डाला, डोडियाल में डाला, गिरफ्तार किया, डोडियाल में गिरफ्तार किया। दूसरी तीसरी उस गिरफ्तारियों की इतला जब बाहर आई तो लोग जब एहतियात के लिए बाहर निकले तो पुलिस फोर्स आ गई और दफ़ा 144 को बाहर रखने के नाम पर उन्होंने वो लाठीचार्ज किया। और एसी साहब को जो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार आदमी हैं, उनको तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े लेवल का आदमी जा रहा है खुद पर्सनली किसी को विक्टिमाइज करेगा। उन्होंने थप्पड़ मारा तो वहाँ जो हालात पैदा हुए इसी साल तक भी अफसोसनाक वाक़या, हम इस पर बिल्कुल अफसोस का आधार करते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कफील साहब आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इसके जवाब में जा रहा है, कल वो पूरी शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी है उन्होंने, परसों जा रहा है वो लॉन्ग मार्च की जो कॉल अपनी जगह बरकरार है। तो आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर में इम्तहानात मनसूख हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर में एक अफरा तफरी की जो कैफियत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह महसूस ये होता है कि सारी चीज़ों को बंद करके एक सिस्टम को इमरजेंसी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म। मेरे ख्याल में शायद मैं ख्याल आराई करता हूँ कि ये सूरत हाल हो सकता है उनके लिए फेवरेबल ये हो कि पिछले अरसे में उनको इस बात का एहसास हो गया था कि पाकिस्तान में जब भी सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो मेरी हुकूमत लंबी देर बरकरार नहीं रह सकती। तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में तो जो मर्जी होता रहे, आज़ाद कश्मीर में अपने लिए अपनी गवर्नमेंट को तोड़ दे सकें। उसके लिए उनके पास शायद रास्ता ये हो कि वो अमन अमान का मसला बनाकर एमरजेंसी नाफज करवाएं, इस सिस्टम को लोगों के हुकूक सलब करें, लोगों के बुनियादी फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं बोलने चालने के, तहरीर और तकरीर की आज़ादी, बाहर निकलने की आज़ादी, उसको सलब करें। तो इस सूरत में उनको हो सकता है उनके अपने ख्याल में वो ये समझते हैं कि 2-4-6 महीने मेरी और तोसी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में अनवार अल हक साहब के तर्ज़ अमल, गैर संजीदा तर्ज़ अमल से जो हालात पैदा हो रहे हैं, अनवार अल हक चले भी जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामिया, पुलिस एहलकारों और लोगों के दरमियान जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, इसकी बहुत अरसे तक कोई इसको संभाल नहीं पाएगा और इसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अफसोसनाक बात यह है, डोडियाल की मैं आपको फिलसा मिसाल देता हूँ। डोडियाल में उस वाक़े के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन ने इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, आप कितने लोगों को नेशनलिस्ट करार देंगे, खुद मुख्तार कश्मीर के हामी करार देंगे। डोडियाल में इतनी तादाद में कौन लोग आए खुद मुख्तार कश्मीर के हामी? हम डोडियाल वाले लोगों को जानते हैं, मैं डोडियाल का चप्पा चप्पा जानता हूँ, सारा लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है। ये वो लोग नहीं हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर मांगते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना हक मांगते हैं। छोटे छोटे इनके इश्यूज हैं। राइट्स में एक चीज़ क्या है, रठवा हरियाम पुल है, 20 साल से तमाशा बना हुआ है, 20 साल से तमाशा। 6 पिलर खड़े कर रहे हैं, कोई 150-200 पिलर उन्होंने खड़ा किया हुआ, उस पर बीम भी लगे हुए हैं। 6 पिलर दरमियान में खड़े करने हैं, उसके ऊपर बीम डालकर लोगों को सहूलत देनी है और 60 किलोमीटर लंबी मुसाफत को 5-6 किलोमीटर में तय हो जानी है सारी। वज़ीर आज़म आए, उन्होंने काम छोड़कर अपने डिवीजन का ये काम करने के बजाय पहले उन्होंने ऐलान करवाया जी कि 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक कर्नल मारूफ साहब हमारे दोस्त हैं, वो एडवाइजर हैं उनके, वो कह रहे थे 25 दिसंबर को लोगों को खुशखबरी मिलेगी। आप मुझे ये बताएं कि 30 नवंबर गुजरा, 25 दिसंबर गुजरा, उसके बाद 6 महीने और 4 महीने और गुजर गए, एक पिलर आप नहीं खड़ा कर सकते। नहीं, अभी टेंडर ही नहीं, उसका अभी टेंडर मंजूर, पैसे मंजूर नहीं हुए, पैसे मंजूर नहीं उसके। तो जब आप लोगों के बुनियादी ये काम नहीं करेंगे, लोगों को बोलने में नहीं देंगे, लोगों का राइट्स छीन लेंगे, तो लोग मुजाहिरे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मेरी जाती राय में आज डोडियाल में जो लोग बाहर आए हैं उन पर, आज जो सहसा में बाहर आए हैं, जो नक्याल में बाहर आए हैं, अजहर सादिक साहब को रिजाइन करना चाहिए। और ये साबित हो गया है कि बिल्कुल
کہ اظہر صادق صاحب ڈوڈیال میں اپنی حکومت کی حمایت میں لوگوں کو مطمئن کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں. لوگوں کے بنیادی جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور کل اللہ نہ کرے پورے آزاد کشمیر میں ہڑتال ہو رہی ہے اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات اگر اور ہو گئے تو پھر آزاد کشمیر ایک نئی طرف چل پڑے گا اور وہ صورتحال ایسی ہوگی جس کو کنٹرول کرنا. اچھا درانی صاحب جی آپ نے بھی ہم نے کئی موقع پر یہ کہا کہ ذرا اسلام آباد میں اس وقت ایک منتخب جمہوری حکومت ہے جس میں مسلم نون اس کو لیڈ کر رہی ہے اور شہباز شریف اس کو وزیر اعظم ہے اور اس سے بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی ذرا حکومت کی اتحادی ہے. آپ لوگ بھی ملے ہیں کہ اس کو 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہو گئے ہیں آپ کی بھی اس کا ملاقات. یہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے یہ کیوں مسلب پسندی کا شکار آز ہے؟ وہ چلو آپ الزام انوار کو تو الزام دیتے ہیں ظاہر ہے وہ اس نے کوئی شخصی آمریت قائم کر رکھی ہے. یہ آزاد کشمیر کے معاملات ہیں. پاکستان کی جو قومی جماعتیں ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں اور اسلام آباد میں جو ذمہ دار لوگ ہیں مطلب جو قومی سلامتی کے لوگ ہیں یہ کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ انوار حکومت آئی کیسے؟ کوئی عوام کے ووٹ سے آئی ہے. یہ تو ایک آپ سمجھ لینا کہ 6 مہینے کا ایک کانٹریکٹ تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بریک کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو بریک کرنے کے درمیان ایک جو یہ تو وزیر اعظم خود کہتے ہیں میں 6 ماہ کا وزیر ٹائم اعظم سپین جو تھا وہ 6 منتھ کا تھا کہ 6 منتھ کے بعد جو ہے وہ آپ نے نئی حکومت لے آنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ غیر فطری حکومت ہے جس کا وزیر اعظم نے خود ہی کہا اوور ڈیٹڈ ہو گئی ہے ہو گئی ہے اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ یہ تو ایم ایل ایز کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. آج ایم ایل ایز کا حال دیکھ لیا آپ نے. ڈڈیال میں اسمانی میں جدھر عوام نکلی کوئی ایم ایل اے نظر آیا آپ کو؟ یا جو وہاں کے جو حالات ضلعی ناظمین ہیں وہ کدھر ہیں سارے؟ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ حالات پیدا کیے نا وزیر اعظم نے 1 سال میں جب آپ غیر فطری طریقے سے آتے ہیں عوام کے جب آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اب اس وقت آزاد کشمیر نہیں وزیر اعظم نے اپنے آپ کو الگ کر دیا نا کہ میں عوام سے کوئی میرا تعلق نہیں میں ایم ایل ایز کا وزیر اعظم انہوں نے کہا میں ایم ایل ایز کے ساتھ میرا تعلق ہے عوام جانے اور وہ ایم ایل ایز جانے اور ایم ایل ایز کو عوام مان نہیں رہی. اس وقت تو عوام جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے کنٹرول میں. یہ لیڈرشپ کی کون لیڈ کر رہا ہے؟ راولہ کوٹ میں علیحدہ کوئی لیڈرشپ ہوگی, پونچھ میں راولہ کوٹ میں علیحدہ اور پھر میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن. شوکت میر صاحب جو نواز میر صاحب ہیں وہ مظفر آباد سے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ اوور ڈیٹڈ جو آپ نے بات کی نا 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا. طبی عمر تو پوری کر گئی انوار حکومت. اب 6 مہینے سے زیادہ اب کتنا کا آکسیجن اس کو دے سکتے ہیں؟ اب آپ نہیں دیکھیں یہ آکسیجن ابھی تک جو ادارے اس کو دے رہے تھے نا اب وہ بھی بس کر گئے ہیں. یعنی آج کے واقعے کے بعد سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. انہوں نے تو خود ہی یہ کہا تھا کہ 11 مئی اگر اس طرح پرسکون نہ گزرا تو پھر ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. اب میکنزم کیا بنائیں گے کہ مطلب کوئی عوام کی جو منتخب حکومت ہوتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ حال تو نہیں ہوتا. پچھلے آپ 20 سالوں سے اٹھا کے دیکھیں اس طرح کی کوئی تحریک چلی؟ جب آپ نے یہاں پہ غیر فطری عمل کیا غیر فطری حکومت آئی اپنے آپ کو عوام سے الگ کر دیا تو لوگوں نے ری ایکشن دے دیا. اب اس میں آپ انہوں نے کہا بھائی صاحب نے کہ جی اظہر صادق کو ریزائن کرنا چاہیے. اظہر صادق صاحب کیا سب کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو تو ان کو تو ان کے ساتھ رہ کے بالکل ہی جو ہے وہ 8 جھنڈیاں لے کے تو اپنی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں. وہ بلکہ وہ اپنی پارٹی کی قبر کھود رہے ہیں. 1 سال میں انہوں نے اتنا نقصان جو پولیٹیکل اٹھایا وہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے اٹھایا. اور وزیر اعظم کا تو پتہ آپ کو انہوں نے تو کہنا ہے میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے. انہوں نے تو وہ کہتے ہیں میں پرنا شولڈر پہ ڈال کے اپنے مونڈے پہ ڈال کے نکل جاؤں گا. نقصان کس نے بھرنا ہے؟ یا ریاست پاکستان کو, ریاست کشمیر کو ہوگا, تحریک آزادی کشمیر کو ہوگا, کشمیر کاسٹ کو ہوگا, کشمیر کی سیاسی جماعتیں, لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کے عوام یہ بھگتیں گے. اور یہ فصل جو اگلے کئی سالوں تک آپ کو کاٹنی پڑے گی. ابھی سے آپ تیاری کر لیں. جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 2014 کا دھرنا غلط تھا, آج 2024 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط تھا 10 سال بعد. تو اب یہ 10 سال بعد جو ہے نا آج والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اگلے 10 سال بعد اگر ہم زندہ رہے یا نہ رہے لوگ یہ کہیں گے کہ جس جو انوار کو سپورٹ کرے تھے آج سب سے بڑا بلنڈر یہ تھا. یعنی اگر وہ نہ کرتے آج کشمیر طریقے سے آپ نے ایک ہوا کھڑا کر دیا کہ پی ٹی آئی نہیں ٹوٹ رہی آزاد کشمیر میں, اور پی ٹی آئی نہیں ٹوٹ رہی تو پی ٹی آئی کے بیچ میں سے وزیر اعظم بناتے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کا سہارا لے کے اس کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے بنا دی لیکن 6 منتھ کے لیے بنائی, 6 مہینے کی بنائی. 6 مہینے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے تھا اب لوگ جو ایم ایل اے اب آپ ان کو کیوں بلیک میل کرتے ہیں؟
क्यों आपकी कोई एमएलए कहीं जाता है तो उसको फोन जाता है कि तुम्हारा केस खोल देंगे, तुम्हें जो है नायल कर देंगे। आज़ादी दें लोगों को, लोग जाएं अपनी मर्जी से वोट डालें, यही डेमोक्रेसी होती है। अच्छा एजाज वाइस साहब कि कल ज़रा हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है पहिया जाम, तो ज़रा एक तो हम दुआ करते हैं, हम अपने नाजरीन को भी कहते हैं जितने भी जो एक्शन कमेटी के लोग हैं या उनके कायदीन हैं, शौकत नवाज मीर साहब समेत पुंछ डिवीज़न में, मीरपुर डिवीज़न में, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, हम सबको कहते हैं कल जो आपकी हड़ताल है, शटर डाउन है पहिया जी, ये पूरा माना हुकूमत की कोशिश है, हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह तशद्दुद का रास्ता है ताकि इनके मकासद पूरे हों। जिस तरह आज जिस तरह डुडियाल में हुआ कि ज़िली इंतज़ामिया की गफलत की वजह से आज एक नाखुशगवार वाक़ा हुआ, उस नाखुशगवार वाक़े के बाद इस वक्त जो हिंदुस्तान का मीडिया है जो उसका आप सिर्फ उसके तबसरे देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है, फिर जो हमारे ओवरसी जो कश्मीरियन है अब वो क्या पैगाम लेंगे कि जो कुछ श्रीनगर में हो रहा था अगर वही कुछ डोडियाल में होना है, अगर वही कुछ समानी में होगा, अगर वही कुछ नक्याल में होगा, वही कुछ मुजफ्फराबाद में होगा, तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर को। तो ये हम जो मुजाहिरीन हैं, हम मुजाहिरीन के जो कायदीन हैं, हम उनसे कहते हैं कि किसी सूरत आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी सूरत आपने कोई ऐसा इकदाम नहीं करना। ये जो पुलिस वाले हमारे पुलिस वाले हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो फौज है, सिक्योरिटी फोर्स है, अगर इवन की एफसी आती है या कोई रेंजर्स भी आती हैं, पंजाब मतलब जो कांस्टेबल भी आती है, ये सारे हमारे लोग हैं, सारे हमारे भाई हैं। आपने किसी पुलिस एहलकार के ऊपर किसी अपने इनके खिलाफ आपने कोई इश्ताल में नहीं आना, किसी के ऊपर पथराव नहीं करना, आपने पुरअमन रहकर अपना एहतजाज, हुकूमत की कोशिश होगी आपको वहाँ आपको डिट्रैक्ट करे, आपने किसी सूरत जो है ना डिट्रैक्ट। अभाई साहब एक तो ये कहेंगे जिस तरह यानी दुरानी साहब ने कहा कि ज़रा एक आज़ाद कश्मीर में गैर मामूली हालात हैं, यानी सख्त कशीदा हालात हैं, यानी जो सियासी क़यादत है, सियासी जमातें हैं, ये सारे गायब हो गए हैं। यानी अभी जो आज़ाद कश्मीर का जो कंट्रोल है वो सारे के सारे अंजुमन ताजरान के पास आ गया, एक्शन कमेटी के पास। आप क्या देखें कल ये क्या होगा और हुकूमत को फौरी या रियासत पाकिस्तान को इनको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? कफील साहब एक तो हालात इन्होंने ख़राब कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि कल का जो पुरअमन हड़ताल है उन्होंने उनका राइट बनता है, ज़ाहिर है उनके लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वो ज़ाहिर है एक मुहिम चला रहे हैं और मुतालबात वो 3, 4, 8, 10 इशूज़ लेकर चला रहे हैं जो पब्लिकली एड्रेस करते हैं एक आम आदमी को। ये आपका मेरा मसला है, ये एक आम आदमी का मसला है, इसमें नज़रिया इलाके पाकिस्तान, नज़रिया खुद मुख्तारी को कोई आंसर शामिल नहीं है सारा। और मैं समझता हूँ कि आज इस गैर संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा मीरपुर के इंतजामिया ने किया है और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर किया होगा। ये इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कल ना करें, वरना हालात इनके काबू में नहीं रहेंगे। आज़ाद कश्मीर की जोग्राफियाई पोजीशन के फील साहब आप, मैं और दुरानी साहब बेहतर जानते हैं, आज़ाद कश्मीर की 90% आबादी देही इलाकों में आबाद है और हमारी सड़कें पहाड़ों के नीचे से गुजरती हैं। आप लोग काम से शहरों में जाने वाले चंद लोगों को तो हो सकता है डंडे मार कर कंट्रोल करके किसी न किसी पकड़ दकड़ करेंगे, जब आपकी गाड़ियाँ इधर उधर से गुजरना मूवमेंट करेंगी फिर मुश्किल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इस खतरनाक सूरत हाल में इनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और अंजुमन ताजरान को भी जिम्मेदारी का और एक्शन कमेटी वालों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और कल उनका एहतियाज उनका राइट बनता है, बिल्कुल करें, लेकिन तशद्दुद, तोड़ फोड़ और इस तरह की चीज़ों की तरफ बिल्कुल न जाएँ। आज भी मैं समझता हूँ कि हमारी मालूमात के मुताबिक जो डोडियाल में हुआ है उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल अवामी एक्शन कमेटी पर आज नहीं की जा सकती, सीधी साधी हुकूमत इंतजामिया तस्लीम किया था कि पुरअमन एहतियाज लोगों का हक है, फिर दफ़ा 44 लगा कर लोगों को घरों से बाहर निकलने का अपना आर्डर क्यों जारी किया, क्यों बंद कर दिया, फिर आपने गिरफ्तारियों क्यों की? अगर गिरफ्तारी हुई तो कुछ लोगों ने अगर मुजाहरा किया था तो आप उनको इजाज़त दे देते, वो घंटा आधा घंटा नारे मार कर जब थक हार जाते तो उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने अल्टीमेटली कार कंट्रोल तैयारी करनी थी। आप पुलिस वालों के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, बाहर के लोगों के ज़रिए अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे तो ये सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और ये इनको याद रखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में 45 लाख लोग बसते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनमें से 20 लाख बाहर हैं, जो 45 में से 20 बाहर हैं, जो इंतजामिया उनकी तादाद कोई 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और आज़ाद कश्मीर के उन 45 लाख लोगों में से 10 लाख लोग वो हैं जो बरतानिया में बसते हैं। बरतानिया वो जगह है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बड़े लोगों का ठिकाना है, वहाँ इनके लिए मसाइल पैदा होंगे, आवाज़ें उठेंगी वहाँ से। और आज भी देखे ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, बिल्कुल डोडियाल में शायद कोई बहुत बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया, मामूली वाक़ा है, लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरह इस वाक़े इसको उठा रहा है, ठीक है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अनवार अल हक साहब को और हमारे लोगों को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और ये लोगों को दानिस्ता यानी ऐसे रास्ते पर डालने की कोशिश करें जिसका बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में कहीं शायबा नहीं था और लोगों को आप नेशनलिस्ट
सब नेशनलिस्ट, मशकूक शहरियत, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करार देकर लोगों को अगर मजबूर करेंगे तो फिर सूरत-ए-हाल आपके कंट्रोल में नहीं दुरानी रहेगी साहब, और खराब ये जो हो जाएगी। वज़ीर आज़म साहब से ये कौन है, यानी ये जो आज़ाद कश्मीर जो कोई फैसले हो रहे हैं, यानी पहले यानी ना तो यानी ये फैसले कौन करा रहा है, पहले तो थोड़ा सा ये तो हमारे नाज़रीन को अपडेट करें, ये कौन ऐसे करे, ये कौन ले जा रहा है आज़ाद कश्मीर को इश्ताल की तरफ? 25-30 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो टॉप पे ऑफिस हैं ना हमारे आज़ाद कश्मीर को जो कंट्रोल करते हैं, जिसमें कौमी सलामती के इदारे होते हैं, लंट अफसरान है हमारे, लंट अफसरान होते हैं, 3-4 बड़े अदारे आप आज़ाद कश्मीर के अपने और लोग उसके हैं। बाद जो फिर उसके बाद जो आगे जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज वगैरह आप जब लगाते हैं तो वो बड़े मामला फहम लोग होते हैं, तजर्बाकार लोग होते हैं, वो हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले होते हैं। वो ये नहीं होता कि वो और सिचुएशन को बिगाड़ें। अब जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके सर से भी पानी गुजर गया, उनके भी लोग ऐसे वहाँ पे लगा दिए जिनको तो बैकग्राउंड का ही नहीं पता, ना तहरीक आज़ादी कश्मीर का पता, ना आज़ाद कश्मीर के लोगों के मिजाज का पता। भाई आज़ाद कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे जो है ना अपनी मदद आपकी तरह जंगें लड़ी हुई हैं, ये जो खिता इन्होंने खुद आज़ाद कराया कश्मीरियों ने, आप उनके ऊपर इस तरह लाठी गोली से आप जबरत तशद्दुद से उनसे मुतालबा देखें। ये जो मौका था ना, ये बड़ा गोल्डन मौका था, गोल्डन चांस था वज़ीर आज़म के लिए कि इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ जो इत्तेहादी जमातें थी दोनों, वो वफाक में भी स्टेक होल्डर हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हैं, तो उनको ये चाहिए था इन मुजाहिरीन को सामने रख के, इनको आने देते मुजफ्फराबाद पुरअमन तरीके से, इनको सामने रख के वफाक को कहते कि जी मेरे ये मसले हल करें, नहीं तो ये देखें मेरी आवाम जो सड़कों पे है। और अपनी जो पार्टी के इत्तेहादी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी लगाते कि जाए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आपके हैं और बिलावल भुट्टो, आसिफ ज़रदारी जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, उनसे बात करें और हमारे मसाइल हल करें। उल्टा वज़ीर आज़म ने क्या किया कि अपने ही लोगों के खिलाफ जो है ना महाज जंग शुरू कर दिया, और एक जंग की कैफियत आज़ाद कश्मीर को, पुरअमन खिते को इस वक्त बिल्कुल जंग व जदल में बदल के रख दिया। अभी रात 12 बजे से जो है वो पहिया जाम स्टार्ट हो जाएगा, ताजरों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, और ऐसी अनारकी पर फैला दी है कि मतलब ये ऐसी सिचुएशन कभी मैंने पिछले 25 साल में नहीं देखी। सरदार सिकंदर याद को सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था रियासत का, लेकिन उनके दौर में भी शायद इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए, वो भी किसी जगह जाके अपने आप को रिवर्स कर लेते थे, और ये हठधर्मी और ये सियासत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे होगा, यानी हुकूमत पाकिस्तान में, या इनको फौरी तौर पर इसको कैसे हल किया जाए, हल की तरफ इसका हल ये है कि एक तो चीफ सेक्रेटरी IG समेत जो ये जो दो लैंड अफसर हैं, आप देखें चीफ सेक्रेटरी का बैकग्राउंड क्या है, दाऊद बाड़ी साहब जो है ना, बारी साहब, इनको लगा दिया काकड़ ने निगरान हुकूमत में, और उन्होंने आज तक ऐसी इंतजामी पोस्टिंग की ही नहीं है। वो एडिशनल सेक्रेटरी और इस तरह करे हैं, उनको आज़ाद कश्मीर के सास खिते की असासियत का इल्म ही नहीं है। IG जो है वो पहले भी रहे, उन्होंने इलेक्शन में जो हालात पैदा किए आपको पता है, वो दोबारा आ गए और सिफारिश करवा के आगे निगरान हुकूमत में। इसी तरह कोई जो कौमी सलामती के इदारों के में लोग बैठे हुए हैं, इन सब की रीशफलिंग अब ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है वो ऐसे लोगों की तैनाती ज़रूरी है जो मामला फहम हो, जो हालात की नज़ाकत को समझते हों, लोगों के मिजाज से वाकफ़ हों, खित्ते के जोग्राफिया से वाकफ़ हों, और फिर आज़ाद कश्मीर में जो है अवामी हुकूमत का क़याम सबसे जो ज़रूरी काम है कि जिसको पब्लिक सपोर्ट आ सके। अच्छा, अब ऐसा मुख्तसर करें, हमारे पास क्यों टाइम ख़त्म हो रहा है। एक तो आज इमरान खान से जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर कय्यूम नदीर साहब ने मुलाकात की है, तो हमारे पे एक दो मौज़ूआत, एक तो ज़रा अपडेट करें जो नाज़रीन को कि क्या आज की मुलाकात में क्या हुआ। एक तो विल साहब ज़ाहिर है 9 मई का वाक़ा हुआ था पिछले साल, और PTI वालों ने ज़ाहिर है हुकूमत यूनिसिया मना रही है, और PTI उसके हवाले से ज़ाहिर है मुल्क भर में वो भी एक समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ से एक साजिश डाली गई थी, और मुल्क भर में उनके मुजाहरे थे। और इस सिलसिला में कय्यूम ने साहब ने मुलाकात की है जेल में जाकर, और इतला ये है कि उनको मरकज़ी कोर कमेटी जो है, मरकज़ की जो PTI की कोर कमेटी है, उसका उनको मेंबर नामजद कर दिया, और आज़ाद कश्मीर भर में भी PTI वालों ने अपना हिस्सा ज़रूर इससे डाला है। अगरचे ये सूरत-ए-हाल बहुत अफसोसनाक है, पाकिस्तान का एक कौमी इदारा और एक सियासी पार्टी आमने सामने खड़े हो गए हैं, इस सूरत-ए-हाल को इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है हालात, हमारे इदारे भी सियासत करते हैं और सियासतदान तो सियासत करते ही रहते हैं ना सारे, इन्होंने सूरत-ए-हाल दानिस्ता हालात ख़राब हो गए हैं, और मैं नहीं समझता कि अब फ़िलहाल फौरी तौर पर कोई बेहतरी का इम्कान है इस पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल में। थोड़ा सा मुझे अगर ऐड करने दें, दुरानी साहब जो बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि या जो आप कह रहे थे आज़ाद कश्मीर में हाल, कल मैं चीफ सेक्रेटरी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर तो हम बिजली कहाँ से लोगों को फ्री दें जी, आप तो 60-70 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। ये बात हो सकता है टेक्निकली उनकी ठीक हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सरजमीन के ऊपर जो आपने 3000 मेगावाट के बिजली घर लगाए हुए हैं,
एक आम आदमी को मैसेज देने के लिए कहें जी बिजली पैदा होती है लेकिन इन पर हुकूमत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है या दूसरा तीसरा, मुतमईन तो करें। हाँ, नामा इशू खोल दे, नामा कटा खोल दे। इशू खोलते हैं। फिर आईजी साहब ये बात कहते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर से इंडियन लोग हैं। मुझे हैरानगी ये है जिम्मेदार आदमी ऐसी बात क्यों करता है? जिस बात को, जिस चीज को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे नहीं पकड़ सके या पकड़ा हो तो उन्होंने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। तो आईजी साहब कहते हैं इस मौके पर अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी नाली छुपाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। आजाद कश्मीर की दो जो सियासी पार्टियां हैं जी, पीपल पार्टी या नून लीग, बहुत ही अफसोसनाक तर्जुमा है उनका। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये ठीक बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत सरेंडर कर दी है सारी। इस सूरत में जिस पार्टी ने इस की मुखालफत की है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसकी भी सियासत दाव पर लगेगी और जिससे खामोशी इख्तियार की हुई है उसकी सियासत दाव पर लगेगी। पीपल पार्टी वालों ने अगर ज़ाहिर है किसी दबाव में आकर कल को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर कहीं हम आए तो उनकी मुखालफत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हुकूमत के वायद करेंगे गलत कार्यों की, दूसरा मतलब यह है कि आप मुखालफत ही कर रहे हैं। नून लीग वालों ने अपनी स्किन बचाने की कोशिश की है, लेकिन स्किन इस तरह नहीं बचेगी। इन पार्टियों को दिलेरी के साथ आगे आना चाहिए, इनके कंधे पर बंदूक रखकर इनकी कीमत के ऊपर अनवर अल हक साहब आज़ाद कश्मीर साहब अनवर अल हक ने सियासत कोई नहीं करनी, कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, दुरानी साहब मुख्तसर करेंगे। आज जो 9 मई का मतलब जो वाक़े को 1 साल हो गया, तो ज़रा आज पूरी पाकिस्तानी को अपने मसलाफात के साथ ज़ाहिर यकजहती करती है। जो कुछ पाकिस्तान की इन 77 साल तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ कि ये एक जमात उठकर उसने फौजी तनसीबात पर जाकर हमले किए और एक ऐसा यानी एक बगावत की कैफियत थी। वो हम इसमें यानी हम नहीं जाएंगे कि उसके पूछे तारीख़ में क्या हुआ ज़िम्मेदार का, लेकिन जो 9 मई का वाक़ा हुआ ज़रा पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कोई अगर उसकी हमात मुख्तसर आप बताएं कि ये आज 1 साल पूरा हो गया, तो इसको फौरी तौर पर जो लोग यानी बीच में मुलव्वस थे उनका ट्रायल होना चाहिए था और उनके यानी जो हुकूमत के पास सबूत मौजूद थे यानी ताकि ये मामला मुंतकी अंजाम को पहुँचता। 1 साल हो गया लेकिन अभी तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुए, तो आप इस पे क्या कहें? देखें ना, उस दिन DGISPR की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने कहा हमने फौज के अंदर जो हमें अनासर मिले हमने तो उनका एहतसाब कर लिया, उनको सजाएं मिल गई, लेकिन जो सिविलियंस थे उनके लिए अभी तक रुकावटें पैदा हुई। और यही 1 साल की जो इनकी आप सोचेंगे कमजोरी थी, उन लोगों को सजाएं नहीं मिली, यानी सियासी क़यादत की, सियासी क़यादत जो भी सियासी लोग या सिविलियन जो इन्वॉल्व थे, तो उसकी वजह से आप देखें कि इमरान खान समेत सब लोगों ने कल कहा, डटाई के साथ कहा कि हम माफी नहीं मांगते, हमने तो अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगी। इसका मतलब है वो समझ गए हैं कि इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकना। 1 साल हो गया और अब हम इनसे क्या माफी मांगनी है? 1 साल में इन्होंने हमारा जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, इलेक्शन भी करा दिया। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर की हालात पाकिस्तान की तरह लेके जा रहे हैं। मैं इसको इसके साथ लिंक इसलिए करूंगा कि अब जो है ना आज़ाद कश्मीर भी इनसे निकलता जा रहा है, माफी की गुंजाइश नहीं है, माफी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए वो वाली गलतियां आज़ाद कश्मीर में ना दोहराएं जो आपने पाकिस्तान में की। अब आप 2014 के धरने को आप 2024 में गलत कह रहे हैं जो आपने खुद कराया। तो आज़ाद कश्मीर की भी ये जो आपने फजा बना दी है, इसका भी आपके 2 साल बाद या 3 साल बाद यही DGISPR कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेगा कि वहां पे जो फैसले हुए थे वो गलत थे। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। अबाई साहब आपका। नाज़रीन, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर सूरत हाल है ज़रा इंतहाई तशवीशनाक है और यानी इस वक्त जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो आज़ाद कश्मीर जो पूरा अमन खिता है इसके अमन को बरकरार रखे। और हम रियासत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हम उसमें मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर वो आज़ाद कश्मीर के मामलात पे तवज्जो दें। आज़ाद कश्मीर का कोई इंतज़ामी मामला नहीं है, वहाँ एक सियासी मामला है। वहाँ जो हुकूमत मौजूद है इस वक्त है, उस हुकूमत के जो इतादी जो उसकी जमातें हैं वह उस हुकूमत से एलानिया अलहदी इख्तियार कर चुके हैं। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनकी वफाकी हुकूमत है, वफाक में पार्टियाँ हैं, ये उनका फैसला करें। अगर इस हुकूमत को बरकरार रखना है, वज़ीर-ए-आज़म को बरकरार रखना है, तब भी उनको बता दिया जाए। तो इससे जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इससे कश्मीर कास को नुकसान पहुँच रहा है। इसमें जो आज़ाद कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है वो बुरी तरह मजरू हो रहा है। और सबसे अहम बात है कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस को आपस में आमने सामने ला खड़ा कर दिया गया है। हम दुआ करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले दिन है ये अमन से रहे। एक बार फिर आखिर में मैं तमाम अवाम से गुजारिश करूँगा, जो एक्शन कमेटी के कायदीन से गुजारिश करूँगा कि वो सबको पाबंद करें कि किसी शख्स ने कानून हाथ में नहीं लेना। ये सारे जो पुलिस वाले हैं ये हमारे सारे भाई हैं। ये जो रंजित जो लोग हैं ये आपकी हिफाजत के लिए, आपने किसी के साथ लड़ना नहीं। कल दोबारा हाजिर होंगे, कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।